हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैक्सीन यानी कि टीका क्या है, टीकाकरण क्या होता है और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन यानी कि किसी भी वैक्सीन के बनने के जो वेरियस फेजेज़ हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये कौन से आधार पर काम करता है। तो देखिए, हमारे बॉडी में बहुत तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव, पैसिव, इनेट, एक्वायर्ड। तो इसमें नेचुरल क्षमता है हमारे बॉडी के पास कि अगर वो किसी भी जीवाणु या फिर पैथोजन के संपर्क में आता है तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और साथ ही साथ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यानी कि हमारे बॉडी में एक मेमोरी सेल है जिसको याद है कि अगर दोबारा उस जीवाणु के संपर्क में आए तो उसको किस तरह से लड़ना है। ये जो मेमोरी सेल है यही आधार है इस वैक्सीनेशन का। जब हम वैक्सीनेशन करते हैं यानी कि बॉडी में हम आर्टिफिशियली वो पैथोजन जिससे हमको प्रोटेक्शन चाहिए उसका एक वीक फॉर्म इंजेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर सके, मेमोरी सेल बना सके, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा उस जीवाणु से, उस पैथोजन से संपर्क होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि इसको वो हरा सके। यही पूरा का पूरा बेसिस है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीन क्या है? वो सब्सटेंस जो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है। तो वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो एंटीबॉडी बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ये उसको बनाने का ये कार्य करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वैक्सीन होता है उसमें और कुछ नहीं होता, जिस पैथोजन से आपको प्रोटेक्शन चाहिए वही होता है, लेकिन वो वीक फॉर्म में होता है, बहुत ही कमज़ोर फॉर्म में, ताकि वो बॉडी को हार्म ना करे। बस इतना हो कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ये ट्रिगर करे। एक बार ये ट्रिगर करेगा तो एंटीबॉडी बन जाएगा, मतलब हमारे बॉडी में एक मेमोरी सेल जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो अगर फ्यूचर में हमारा सेम जीवाणु से संपर्क होता है तो हमारी बॉडी इतनी सक्षम होगी कि वो लड़ सके। फाइन। अब वैक्सीन जो जिस तरह का इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रदान करती है, जिस तरह का रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी को ये देती है, उसको कहते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस टर्म को याद रखें, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत तरह के इम्यूनिटी होते हैं। अब हम समझते हैं कि फेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट जो होता है किसी भी वैक्सीन का वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिशनली कोई भी वैक्सीन बनाने का क्या तरीका है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बन रहा है उसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से की जा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन के जो फेजेज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, किसी भी ट्रेडिशनल वैक्सीन को बनने में ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम लगता है। क्यों लगता है वो अभी हम समझ जाएंगे। तो पहला जो फेज़ है उसको कहते हैं प्री क्लिनिकल फेज। ये पहला स्टेप है। इसमें देखा जाता है, वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है लैब में, या तो ह्यूमन सेल पे या फिर किसी एनिमल पे, जैसे कि माउस हो गया जिसकी जेनोम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा मिलती है। ये चेक किया जाता है कि कहीं ये कोई हार्म, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, और क्या ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर भी कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये होता है जो लैब में देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमन ट्रायल्स का फेज आता है। ये जो आप फेज़ 1 से 3 देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रायल फेज। यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज़ होता है, एक तो ये होता है कि ये ह्यूमन ट्रायल फेज जो बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और ये 3 फेजेस में होता है इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा होता है। सबसे पहला जो फेज़ है वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है वो टेस्ट किया जाता है, मे बी 50। यहाँ पे ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा फेज। यहाँ पे जो है 50 से बढ़ के संख्या जो है वो 100 के करीब हो जाती है, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि वैक्सीन जो है वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इसकी जो सही मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज विच इज़ कॉल्ड फेज़ 3। ये सबसे एक्सपेंसिव भी है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। इसमें कम से कम 1000-10,000 लोग चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए, और अलग अलग पार्टिसिपेंट चाहिए। एक ही जगह के एक ही तरह के लोग नहीं, अलग अलग लोग, मतलब कम एज के, मिडिल एज के, थोड़े से बूढ़े, या फिर अलग अलग जो रेसेस होते हैं उनके, ताकि एक बहुत ही बड़ा क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन हो, देखा जाए कि वैक्सीन अलग अलग लोगों पे किस तरह से काम करता है, कि स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं उनको 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। लेट्स जस्ट से ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो एक जो ग्रुप होता है उसको दिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन जिस पे काम चल रहा है, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको प्लेसबो दिया जाता है, मतलब वो मेडिसिन जिससे इलाज किया जा रहा है अभी तक वैक्सीन से पहले, देखने के लिए कि उसके बाद देखने के लिए कि दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा और फिर इसका भी रिजल्ट आएगा, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा कि वैक्सीन एक्चुअल में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर ये ह्यूमन ट्रायल, ये जो फेज़ 3 है उसको पास कर लेता है, तो उसके बाद रेगुलेटर्स जो होते हैं, रेगुलेटर्स के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और तब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद भी एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल या फिर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। इसको हम फेज 4 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोडक्ट यानी लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया, अब जो है किसी भी वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है क्या होता है उसको स्टडी किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है उसको इवैल्यूएट करने का, जिसको कहते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। यहाँ पे क्या होता है ना कि लेट्स जस्ट से आपको वैक्सीन मिल गया, ठीक है, और आपको चांस नहीं मिला है कि आप नेचुरली तरीके से इन्फेक्टेड हो सके, संक्रमित हो सके, तो यहाँ पे लोगों को वॉलंटियर करते हैं कि आप आइए, आपको हम लैब में जो है वो संक्रमित करेंगे, देखा जाएगा कि आप तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लोग खुद जाते हैं, वॉलंटियर करते हैं जो पहले से वैक्सीनेटेड हैं, और तब वो खुद को उस डिजीज़ से इन्फेक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उनका वैक्सीन काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो है वो स्टडी की जाती है, मॉनिटर करते रहा जाता है कि वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी वायरस जो है वो म्यूटेट होता है, वो खुद को बदलते रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो वैक्सीन अभी काम कर रहा है वो 5 साल बाद भी करते रहे। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो मॉनिटरिंग फेज़ होता है इसको हम कहते हैं फेज़ 4 या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल फेज। तो ये हमने देखिए कि कितने सारे फेजेज़ हैं, 10 साल का टाइम और ट्रेडिशनली लगता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है 10 साल, मेनली बिकॉज ऑफ दिस फेज जो रेगुलेटरी अप्रूवल फेज है, क्योंकि आप टाइम देते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जिसको आप टाइम देंगे, स्टडी करेंगे, तो इट टेक्स टाइम। अब कोविड-19 के केस में क्या हो रहा है, एक चीज़ तो यहाँ पे भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक हो गया हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो हमने कहा कि एनिमल्स पे या फिर ह्यूमन सेल्स पे जो है वो देखा जाता है। दूसरा है हमारा जब हम ह्यूमन ट्रायल्स की बात करते हैं जिसमें 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। उसके बाद रेगुलेटर्स के द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड देन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अभी क्या किया जा रहा है कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, 10 साल। हमारे पास इतना टाइम है नहीं, इसको हमको करना है 1.2 ईयर्स में, ये टारगेट रखा गया है। तो क्या किया जा रहा है कि ये जो फेजेज़ हैं जो अलग अलग है, जिसके लिए सेपरेट टाइम्स है, इसको ओवरलैप किया जा रहा है। सारे जो ट्रायल्स है उसको एक दूसरे के ऊपर ही कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे कि फेज़ 1 ख़त्म हुआ नहीं, फेज़ 2 हमारे पास रेडी है, और अगर फेज़ 3 के पास पहुंच गया है कोई भी वैक्सीन, तो ऑलरेडी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ताकि अगर उसको लाइसेंस मिले तो उसको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो इसी बेसिस पे जो है वो वैक्सीन को इतने कम टाइम पे तैयार करने की योजना है। फाइन, अब हम समझते हैं कि एक और चीज़ जो अभी आया है वो ये कि कहा जा रहा है कि अगर हमको वैक्सीन जल्दी चाहिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो फेज़ 3 है जहाँ पे ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं, और जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है जो आफ्टर रेगुलेटरी फेज होता है, यानी कि फेज़ 4 होता है, मतलब सब लोगों को जो वैक्सीनेशन डेवलप होने के बाद जो होता है, कहा जा रहा है कि फेज़ 3 की जगह हम ह्यूमन चैलेंज ट्रायल कर ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वैक्सीन का जो फॉर्मेशन है वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फेज़ 3 का जो ट्रायल है उसके जगह हम ह्यूमन चैलेंज ट्रायल कर सकते हैं, पर इसके साथ भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं। आपको मैंने बताया ना ह्यूमन चैलेंज ट्रायल क्या होता है, जहाँ पे लोग खुद वॉलंटियर करते हैं कि आप हमको इन्फेक्ट कीजिए, देखना है कि वैक्सीनेशन जो है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पे हम कर तो सकते हैं, WHO की क्लियर गाइडलाइंस थी 2020 से पहले कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन 2020 में उन्होंने खुद को अपडेट किया है। उनका कहना है कि अगर टाइम्स और सिचुएशन डिमांड करे और अगर इनफ एविडेंस है तो हम ये इस तरह के ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ एथिकल क्वेश्चंस तो है ना, कि जब हम नेचुरल तरीके से ह्यूमन चैलेंज ट्राई करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीनेशन मौजूद होता है, वो इंसान ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होता है, तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, जान को खतरा है उसके। सेकेंड थिंग कि आप किसी को लैब में ला के आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट करेंगे और कोई इंसान नेचुरली इन्फेक्ट होगा इन्वायरमेंट में, वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो क्या जो इन्फॉर्मेशन इससे पता चलेगा वो यूज़फुल भी होगा कि नहीं, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ पे क्योंकि सिर्फ यंग और जो भी हेल्दी लोग हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे वैक्सीन के ट्रायल में, तो ये दूसरे लोगों पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो पता ही नहीं चलेगा ना। मैंने आपको कहा कि फेज़ 3 में हज़ारों लोगों पे टेस्टिंग होती है, वो भी अलग अलग तरह के लोगों पे, ताकि देखा जाए कि ये अलग अलग एजेस ग्रुप में कैसे काम करती है। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो चैलेंज या फिर ट्रायल है वो सिर्फ यंग और यंगस्टर्स पे ही होगा, जो हेल्दी
सभी लोगों से फ़ोन पे ही होगा, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी नहीं होगी। तो यही यहाँ पे जो है वो चैलेंज है। अब है ये पूरी की पूरी मैंने आपको फेजेस बता दिए, डेवलपमेंट बता दिए, और ये भी है कि इट इज़ रेस अगेंस्ट टाइम, कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और इसी वजह से जो अलग अलग फेजेस है उसको ओवरलैप किया जा रहा है। तो यूएस का ये कहना है, यूएस ये मानती भी है कि अगर कोई वैक्सीन 50% इफेक्टिव है तो वो काफ़ी है किसी भी डिजीज़ को रोकने के लिए। यूएस का ये मानना है, और इसी बेसिस पे जो है वो सारे के सारे देश ये सारे के सारे जो ट्रायल्स हैं उसको ओवरलैप कर रही है और कम समय में इसको बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो अगर इम्परफेक्ट वैक्सीन भी प्रिपेयर होता है तो वो काफ़ी होगा डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए। इसीलिए रशिया ने स्पुतनिक 5 बनाया है। इसमें ऑल्दो बहुत सारे जो है वो कंसर्न्स हैं। देन यूएस का मॉडर्ना है जो फेज़ 3 में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्राजेनेका ये बहुत ही आगे था रेस में, और ऐसी उम्मीद की जा रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, तो ये जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है। भारत की भी कुछ वैक्सीन जो है वो वैक्सीन रेस में है, जैसे कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर का कोवैक्सीन। एक अनदर वैक्सीन है जिसका नाम है ज़ाइकोवी-डी, ये जाइडस कैडिला एक कंपनी है उसकी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोविशील्ड की जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो अक्टूबर से ये लोग शुरू कर देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो इस वीडियो के बाद आएगा, वैक्सीन नेशनलिज्म, इसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री के वैक्सीन जो है वो रेस में है, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। सो दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हमें मेल कर सकते हैं at esakuntam.edu@gmail.com। Thank you friends. Happy learning.